हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख किसान आंदोलन हैं उन पर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो किसान आंदोलन से संबंधित रहेगी। और आज की क्लास में हम सिर्फ बिजोलिया किसान आंदोलन है उनके बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है क्लास थोड़ी बड़ी रहे, 45 मिनट के आसपास। तो क्लास को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपको जो नोट्स की पीडीएफ तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लोगे। परंतु कई बार क्या होता है कि नोट्स जब तक समझ में ना आए ना, एक बार सुन के, तो याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। एक बार आप क्लास अवश्य देखें, उसके बाद में आप नोट्स से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि आपने हमारी कल की जो लास्ट क्लास थी उसमें आपने देखा था कि हमने 1857 की क्रांति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर चर्चा की थी। और उनके कईयों के कमेंट भी आए थे कि आप बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हो विद्यार्थियों के लिए। तो मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। एक बात और बता देता हूँ कि आज की जो हमारी क्लास है वो कक्षा 6 से 12 की किताबें हैं ही हैं। इसके अलावा और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है, गाइड है, उनसे भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को उठा करके लिखा गया है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत लाजवाब रहेगी आज की क्लास। और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम बिजोलिया किसान आंदोलन की हर एक एक बात को या मूवमेंट को बहुत अच्छी प्रकार से समझे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा में है, ये मेवाड़ रियासत का एक भाग था, ठिकाना था, जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है, दूसरी बात कि बिजोलिया जो ठिकाना है वो अशोक परमार के द्वारा बसाया गया था। यह अशोक परमार वही है जिन्होंने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था, और महाराणा सांगा की सहायता पर ही उन्हें यह बिजोलिया का ठिकाना मिला था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं ये किसान आंदोलन के बारे में, जो 1897 से शुरू होकर के 1941 तक रहा था। और इस किसान आंदोलन को हम 3 श्रेणियों में बांट कर पढ़ेंगे, प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल, जिससे क्या होगा कि हमें पढ़ने में और समझने में थोड़ी आसानी होगी। एक बात और है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वहां पर धाकड़ जाति के जो जाट लोग थे उनका वर्चस्व अधिक था, उनकी संख्या अधिक थी। तो इस किसान आंदोलन में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान भी है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो बिजोलिया ठिकाने के ठाकुर थे वो तरह तरह के कर, या यूं कहे 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे जनता पर इन ठिकानेदारों के द्वारा, जिसके विरुद्ध में वहां के किसान और जनता हुए थे। प्रारंभ में ये स्थानीय स्तर पर था और धीरे धीरे यह राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया था। और विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी जैसे सुधारवादी सोच रखने वाले व्यक्ति तो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधी जी ने भी इसमें अपना सहयोग दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी महाराणा फतेह सिंह, जो उस समय मेवाड़ के शासक थे, उनको भी पत्र लिखा था। मदन मोहन मालवीय भी यहाँ पर आए थे। इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी भी इसमें आंदोलन में शामिल हुए थे। और अंततः 1941 में टीटी राघवाचार्य के द्वारा जो राजस्व अधिकारी मोहन सिंह मेहता है उनको भेज करके किसानों की जो लगान दर है उसे कम करके इस आंदोलन को समाप्त किया था। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं लाइन टू लाइन पढ़ना। बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि 1897 से लेकर के 1941 तक इसका कार्यकाल रहा है। 1897 से
1941 तक इसका कार्यकाल रहा। बिजोलिया जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है और यह मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। और यहाँ पर जो जाति थी उसमें धाकड़ जाति के लोग बहुसंख्या में थे। 1894 में यहाँ के जो ठिकानेदार थे गोविंद दास की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के साथ ही जागीरदार और किसानों के संबंध में कटुता आ जाती है, क्योंकि इसके बाद में करसन सिंह बने थे और जिनके काल में लगभग किसानों से 84 प्रकार के लाग बाग या कर वसूल किए जाते थे जनता से, और यहीं से ये बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। इसके प्रथम चरण में हम देखेंगे 1897 से 1915 तक, जिसमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने नेतृत्व किया था, जिसमें साधु सीताराम दास, फतेह चरण और ब्रह्मदेव का नाम आता है। इसका दूसरा चरण 1915 से 1923 तक रहा था, जिसमें यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया था। इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले राजस्थान सेवा संघ के सदस्य विजय सिंह पति, रामनारायण चौधरी और मणिकेलाल वर्मा थे। ठीक है। और अंत में तीसरा चरण 1923 से 41 तक, जिसमें इस आंदोलन का प्रभाव काल कहा जाता है कि यह आंदोलन धीरे 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 समाप्त हो रहा था। तीसरे चरण में क्या हुआ कि विजय सिंह पति किन्हीं बात को लेकर के इस आंदोलन से पृथक हो गए थे। इसके अलावा रामनारायण चौधरी भी पृथक हो गए थे। उसके बाद में हरिभाऊ उपाध्याय और मणिकेलाल वर्मा ने इस आंदोलन को बागडोर संभाली रखी और किसानों का नेतृत्व लगातार करते रहे। और अंत में सरकार ने भी, जब देश में जो विभिन्न व्यक्तित्व वाले थे जैसे महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनके प्रभाव से क्या हुआ कि जो किसानों पर जो अत्यधिक लगान थी वो धीरे धीरे कम करने लगे थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि कहीं ना कहीं ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में ना फैल जाए, और इसे नियंत्रण करने का प्रयास लगातार वो करते रहे। और इसके साथ ही 1941 में यह आंदोलन समाप्त हो गया था। यह राजस्थान का सबसे बड़ा और भारत का भी सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। अगला हमारा पॉइंट है बिजोलिया ठिकाना। बिजोलिया ठिकाने का जो संस्थापक था वो थे अशोक परमार, जो कि खानवा के युद्ध में सांगा के पक्ष में थे। ठीक है। बिजोलिया की जो जागीर थी वो सांगा के द्वारा ही अशोक परमार को सौंपी हुई थी। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि गोविंद दास की मृत्यु के साथ ही स्वाई कृष्ण सिंह बिजोलिया का जागीरदार बना था, और इनके समय जो बिजोलिया की जनता पर लगान थे वो 84 प्रकार के लगाए जाते थे। ठीक है। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के लागतें लगा रखी थी किसने? स्वाई कृष्ण सिंह ने। और 1894 से इनके संबंध में जो जनता और जागीरदार है इनके संबंधों में कटुता पैदा होने लगी थी। इसी का एक रूप है कि 1897 में बिजोलिया ठिकानों के किसानों ने इन बढ़े हुए करों को कम करने के लिए एक मृत्यु भोज का अवसर मिला था, और वहां पर ये सभी किसान एकत्रित हुए थे। उस गांव का नाम है गिरधरपुरा। गिरधरपुरा गांव में 1897 में किसान एकत्रित हुए थे, और इस मौके पर किसानों ने यह निर्णय लिया कि हम महाराणा फतेह सिंह से मिलेंगे और अपने न्याय की पुकार करेंगे, और जो विभिन्न प्रकार की लाग बाग है उन्हें कम करने का प्रयास करेंगे। और किसान मिले भी थे, जिसमें साधु सीताराम दास भी था, फतेह चरण भी था और ब्रह्मदेव भी था। परंतु फतेह सिंह ने इसके प्रति कोई भी रुझान नहीं लिया। इससे क्या हुआ कि जो कृष्ण सिंह था उनके मन में और ज़्यादा हौसला मिल गया, और उसने 1903 में एक चौरी कर से नाम का एक कर लगा दिया था। जिसमें क्या था, इस कर की क्या विशेषता थी कि जो भी किसान अपनी पुत्री का विवाह करेगा उसे चौरी कर के रूप में एक राशि ठिकाने के जो जागीरदार है उन्हें भेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। और इसके अलावा उस लड़की को भी राज दरबार में उपस्थित होना पड़ेगा जागीरदार के आशीर्वाद के लिए। ठीक है। ये किसानों को कदापि मंजूर नहीं था। इसमें जो लड़की की जो राशि थी चौरी कर की विवाह किसी किताब में मिलती है 13 और
जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसमें 5 रुपये का जिक्र किया गया। ठीक है, दोनों में से एक आए वो आप कर देना। इससे किसानों के मन में आक्रोश और ज्यादा पैदा हो गया और उन्होंने जमीन को प्रति रख दी और 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह भी नहीं किया था। अंततः क्या हुआ, जागीरदार ने चोरी कर एवं अन्य जो लगान कर थे उनको कम किया और किसानों को अपनी शक्ति का एहसास हुआ कि हम अपनी मांगे इन जागीरदारों से मनवा सकते हैं। यह पहला प्रयास था जो स्थानीय स्तर पर था बिजोलिया के किसानों का। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। 1906 में कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उनका जो निकट संबंधी था पृथ्वी सिंह वो बिजोलिया का स्वामी बना था। अब इसमें जो ये सन है इनको याद रखना। 1894 में गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। ठीक है, 1903 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई, 1903 में चौरी कर लगाया और 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इन सनों को आप थोड़ा ध्यान में रखना। पृथ्वी सिंह ने क्या किया कि जो मेवाड़ राज्य के द्वारा एक नियम बनाया गया था कि जो भी जागीरदार किसी जागीर पर बैठेगा तो उसे एक तलवार बंधाई के रूप में कुछ राशि अदा करनी पड़ेगी मेवाड़ राज्य को। तो पृथ्वी सिंह ने क्या किया, वो राशि उन्होंने जनता पर सौंप दी और वो जनता से वसूल करके मेवाड़ राज्य को सौंप रहे थे। इससे किसानों में और ज्यादा आक्रोश हुआ और वह पुनः एक आंदोलन का रूप ले लिया। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ राज्य के द्वारा जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में जो रकम ली जाती थी उसका भार किस पर डाल दिया, जनता पर डाल दिया। इस पर किसानों ने साधु सीताराम दास फतेहकरण चारण एवं ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव के विरुद्ध में आंदोलन भी किया और 1913 में उपरमाल क्षेत्र को प्रति छोड़ा गया तथा भूमि कर भी नहीं दिया गया था। कब? 1913 में। साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव इनके नेतृत्व में किसानों ने विद्रोह किया राव की इस नीति का और 1913 में उपरमाल क्षेत्र को प्रति छोड़ा गया तथा वहां से किसी भी प्रकार का भूमि कर नहीं दिया गया था। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। 1914 में क्या हुआ कि राव कृष्ण सिंह का देहांत हो गया था। कृष्ण सिंह नहीं है, यहाँ पर पृथ्वी सिंह करना है। कृष्ण सिंह का तो देहांत 1906 में हो गया था। उसके बाद में पृथ्वी सिंह बने थे और पृथ्वी सिंह का देहांत 1914 में हो गया था और उसका पुत्र केसरी सिंह था, वो अल्पवयस्क था यानी कि कम आयु का था। तो इसलिए जागीर प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी कि मुरुसमांत का अर्थ होता है कि महाराणा के नियंत्रण में चली गई थी सीधा ठिकाना। जो बिजोलिया का ठिकाना था पृथ्वी सिंह की मृत्यु के साथ ही मेवाड़ के महाराणा के सीधे नियंत्रण में चला गया था। अब इस पॉइंट को आप महत्वपूर्ण मानते हुए याद ध्यान में रखना कि किस जागीरदार की मृत्यु पर या कब बिजोलिया को कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी कि मुरुसमात घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसमें महाराणा की तरफ से एक दीवान होता है, मंत्री होता है, वो यहाँ पर तैनात रहता है और उसी के नियंत्रण में होता है पूरा ठिकाना। ठीक है, और इसी के साथ है कृष्ण सिंह की मृत्यु के साथ ही जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसका प्रथम चरण यहाँ पर समाप्त होता है। और इस प्रथम चरण में क्या था, किसानों ने और उनके वहाँ के स्थानीय लोगों ने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक विजय भी हुई थी कि चौमरी कर और भूमि की कुछ लगान कीमतों में भी कम किया था। अगला हमारा पॉइंट चलता है वो है आंदोलन का दूसरा चरण। आंदोलन का दूसरा चरण 1916 में विजय सिंह पथिक के जुड़ने के साथ ही प्रारंभ हो गया था। विजय सिंह पथिक जिनका मूल नाम भूप सिंह थे, ये भी एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व की सोच रखते थे। इनके बारे में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। जो राजस्थान के प्रमुख जन जागृतिक व्यक्तित्व है उनकी अलग से हम क्लास बनाएंगे, वहाँ पर इनके बारे में बड़े ही विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और विजय सिंह पथिक का इनमें क्या रोल था वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसी की चर्चा की जाएगी, अन्यथा और कोई भी बात यहाँ पर नहीं ऐड की जाएगी। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। विजय सिंह पथिक जिन्होंने क्या किया, आंदोलन को एक सुनियोजित और रूप से संगठित करने के लिए एक विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था। कब किया था? 1916 में। इस सन को भी याद रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन में सन भी महत्वपूर्ण है। 1903 में चौरीकर, 1894 में गिरधपुर में वो लोग, 1894 में गोविंद सिंह की मृत्यु होती है, कृष्ण सिंह बनता है। 1897 में गिरधपुर में लोग एकत्रित होते हैं। 1894, 1897, उसके बाद में 1903, 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और पृथ्वी सिंह बनता है, और पृथ्वी सिंह की मृत्यु 1914 में हो जाती है। और उनकी मृत्यु के साथ ही वहाँ पर मृषमाता नियुक्त कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर मेवाड़ के महाराणा का दीवान नियुक्त किया जाता है और उसी के नियंत्रण में पूरा ठिकाना रहता है। 1916 में ही किसानों को संगठित करने के लिए विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था। ठीक है। इस सभा के तत्वाधान में एक पुस्तकालय था, एक पाठशाला थी और एक अखाड़ा भी चल रहा था। ठीक है। पथिक जी इस आंदोलन में सीताराम दास के कहने पर जुड़े थे। सीताराम दास दिल्ली गए थे और वहीं से इनकी मुलाकात हुई थी विजय सिंह पथिक से, और उन्हीं के आग्रह पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। ठीक है। इसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा, जो कि उस समय बिजोलिया ठिकाने में ही एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने पथिक जी से संपर्क किया था और संपर्क में आकर के नौकरी से अवकाश लिया था। और पथिक जी ने आजीवन देश सेवा की दीक्षा भी ली थी। किससे ली थी? पथिक जी से। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने, जो बिजोलिया में उस समय एक सरकारी पद पर थे। ये मेवाड़ के ही थे माणिक्यलाल वर्मा जी। उन्होंने नौकरी को त्याग दिया पथिक जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के, और देश सेवा में, आम जनता की सेवा में लग गए थे और उनसे, पथिक जी से आजीवन देश की सेवा, जनता की सेवा लेने की भी दीक्षा प्राप्त की थी। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। किससे? विजय सिंह पथिक से। इसके बाद में पथिक जी ने ऊपरमाल के क्षेत्र में लोकप्रिय हो गए थे और वहां के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके ध्यान में रख लेना कि पथिक जी को बिजोलिया ठिकाने के जो निवासी थे उन्हें क्या नाम कहकर संबोधित करते थे? तो महात्मा जी। क्या नाम था? महात्मा जी। ये बात कक्षा 9 की जो किताब है इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित, जो वर्तमान में चल रही है और जो कि BSER पब्लिकेशन की है, यानी कि बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की, उस किताब में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि महात्मा जी, इसे मैं और थोड़ा सा कर देता हूं डायरेक्ट है, ध्यान में रखना। महात्मा जी, रेड अलर्ट कर देता हूं। महात्मा जी शब्द का ध्यान में रखना। ये विजय सिंह पथिक के लिए करते थे और वहां के स्थानीय लोग करते थे, क्योंकि अभी तक इसमें इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया है और हो सकता है अगले एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। और दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, ये राजस्थान के जीके को आप हल्के में मत लेना, इसे बहुत बढ़िया तरीके से याद करना है। ठीक है। क्योंकि अगर कठिन प्रश्न बनेंगे, चाहे अगले वाले होने वाले कोई भी एग्जाम हो, वो राजस्थान के जीके से संबंधित रहेगी। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। जब ब्रिटिश सरकार को पता चला था कि विजय सिंह, अच्छा एक बार यहाँ पर थोड़ी सी विजय सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, ये MP के थे। वहां पर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को पनपा रखी थी। जैसे ही अंग्रेज सरकार को पता चला तो इन्होंने अपना वेश बदल के, जैसे दाढ़ी मूंछ वाले होते हैं ना, सरदार से बन गए थे। ठीक है। और अपना रूप बदल कर वो कहाँ रहे थे? बिजोलिया आ गए थे। और जब अंग्रेज सरकार को पता चला था कि यह विजय सिंह है, वही भूप सिंह है, तो उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी इश्यू कर दिया था। जब ब्रिटिश सरकार को पथिक जी की गतिविधियों का पता चला, तब मेवाड़ सरकार ने पथिक के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया था। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला हमारा पॉइंट है, अब पथिक जी ने क्या किया, वो भूमिगत हो गए थे। पथिक जी भूमिगत हो गए थे और भूमिगत होकर उम्मा जी की खेड़े किसी स्थान का नाम है, वहां पर एक वीरान मकान है और उस मकान में माणिक्यलाल वर्मा अपनी एक पाठशाला भी चलाते थे। वहां पर भूमिगत होकर के अपनी गतिविधियों को लगातार जारी रखा था। कहां पर? उम्मा जी की खेड़े।
इस उमाजी खेड़े के शब्द को भी आप ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए जिस स्थान को केंद्र बनाया था वो उमाजी का खेड़ा ही था। ठीक है, ध्यान रखना। यही उमाजी के खेड़े का वीरान मकान बिजोलिया के किसान क्रांति का केंद्र बन गया था। ठीक है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगला हमारा पॉइंट है कि 1917 में विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड का भी गठन किया था। ठीक है, लोगों को और ज्यादा संगठित करने के लिए और किसान आंदोलन को और सुनिश्चित रूप देने के लिए उन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड का भी गठन किया था और यहां से क्रांति का बिगुल भी बजाया था। ठीक है, यह आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया था 1917 के आते आते। मन्ना पटेल थे जो उसी गांव के थे बिजोलिया के, उन्हें ऊपरमाल जो पंचायत थी उनका सरपंच बनाया गया था। किसे? मन्ना पटेल को ऊपरमाल पंचायत का सरपंच बनाया गया था। ठीक है, जब गोविंद निवास गांव के नारायण पटेल बेगार करने से इनकार करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, ये एक और घटना थी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। गोविंद निवास के नारायण पटेल थे। नारायण पटेल का संबंध किससे है? इसी बिजोलिया किसान आंदोलन से, क्योंकि कई बार इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे नारायण पटेल मन्ना पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से था। कई बार महिलाओं के भी नाम दिए जाते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान में रखना। नारायण पटेल और मन्ना पटेल, इनका संबंध किससे है? बिजोलिया से था। तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे क्या हुआ कि ऊपरमाल पंच बोर्ड के किसानों ने एकत्रित हुआ और उन्होंने नारायण पटेल को रिहा कराने के लिए ठिकाने पर पहुंच गए थे। ठिकाने यानी कि बिजोलिया ठिकाने का जो मुख्यालय था वहां पर पहुंच गए थे। इस पर किसान पंचायत थी जो ऊपरमाल पंचायत है के आदेशानुसार किसानों के जत्थे ठिकाने पहुंचे तो प्रशासक ने नारायण पटेल को रिहा कर दिया और यह किसानों की प्रथम विजय थी। जब किसान आंदोलन पूर्ण रूप से अपने रूप में आ गया था, प्रारंभ में क्या था, प्रथम चरण में स्थानीय स्तर पर होता था, उसमें ज्यादा आंदोलन का रूप नहीं लिया था, वो धीरे धीरे अपनी मांगे मनवा रहे थे। ठीक है, परंतु जैसे ही विजय सिंह पथिक आया तो उन्होंने क्या किया, एक विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया और उसके बाद में ऊपरमाल पंच बोर्ड का स्थापना किया और बिजोलिया क्रांति का रूप दे दिया। बिजोलिया किसान आंदोलन क्रांति का रूप उसे दे दिया और उसी क्रांति के तहत उन्होंने सबसे पहले नारायण पटेल जो गोविंद निवास गांव के थे उन्हें रिहा करवाया था। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और ये किसानों की प्रथम विजय थी जब उन्होंने अपने किसी किसान नेता को सरकार से के विरुद्ध कार्यवाही आंदोलन करते हुए उन्हें रिहा करवाया था। ठीक है, इसके बाद में इसी समय क्या था कि प्रथम युद्ध चल रहा था और सभी रियासतों से क्या हो रहा था, चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। तो किसानों ने, जो बिजोलिया के ठिकाने किसान थे, उन्होंने कहा कि हम विभिन्न प्रकार के लगभग 84 प्रकार के दे रहे हैं, अब ऊपर से ये जो युद्ध का चंदा है वो भी हम नहीं देंगे। इसी समय प्रथम युद्ध के समय ठिकाने के किसानों ने चंदा देने पर मना कर दिया तो प्रमुख कार्यकर्ता साधु सीताराम दास एवं प्रेमचंद भील को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर प्रेमचंद भील का नाम है ना, वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रेमचंद भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। साधु सीताराम का नाम हम पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा फतेह करण चारण हो गए, ब्रह्मदेव हो गए, और जो कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो जिसमें हम नाम स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं होता, क्योंकि साधु सीताराम, विजय सिंह पथिक, इनके बारे में भी तो प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। परंतु अगले प्रश्न में अगर किसी व्यक्तित्व के बारे में पूछेंगे कि वो कौन से किसान आंदोलन से जुड़ा था, तो उसमें मन्ना पटेल का नाम आ सकता है, नारायण पटेल का नाम आ सकता है, प्रेमचंद भील का भी नाम आ सकता है। तो इन व्यक्तियों को ध्यान में रखना, और बहुत बार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसी पर विजय सिंह पथिक ने क्या किया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को एक पत्र लिखा था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से अवगत कराने पर, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या हुआ, उसके एवज में एक पत्र महाराणा फतेह सिंह को भेजा था कि मेवाड़ के जो शासक है वो तो स्वतंत्रता प्रिय है और
उनकी रियासत में अगर किसानों के साथ ऐसा शोषण हो रहा है तो वो गलत है। इससे क्या हुआ कि फतेह सिंह ने साधु सीताराम दास और प्रेमचंद भील को रिहा करने के आदेश भी जारी कर दिए थे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इस पर लोकमान्य तिलक ने शीघ्र ही महाराणा फतेह सिंह को लिखा कि मेवाड़ राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए हैं। आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं, अतः आपके राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना कलंक की बात है। और इसका उत्तर देते हुए महाराणा के आदेश से साधु सीताराम दास और प्रेमचंद भील को रिहा कर दिया था। तो इस प्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी इस आंदोलन से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए थे। ठीक है, विजय सिंह पथिक के आग्रह पर। विजय सिंह पथिक ने कहाँ पर गए थे? वो बम्बई गए थे, जहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, और वहाँ पर वो गांधी जी से, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से, इनसे मिले भी थे। और इसके अलावा पथिक जी ने इस किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर रूप देने के लिए उन्होंने प्रताप, जो समाचार पत्र है जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी है, में भी इस किसान आंदोलन की चर्चा कर दी, जिससे यह आंदोलन देश विदेश तक पहुंच गया था। ठीक है, इन प्रताप समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कानपुर से होता था उसमें। अगर अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व स्तर पर लाने वाले कौन थे, तो उसमें एक ही नाम आता है, वो है विजय सिंह पथिक। ठीक है, पथिक ने किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने एवं सहयोग दिलवाने के लिए उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क किया था। और इसी पत्र में प्रताप पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रकाशन किया गया था। और यह प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कानपुर में। कहाँ से हुआ था? कानपुर में, जिसके कारण ये आंदोलन और ज़्यादा चर्चा में आ गए और गांधी जी भी इस आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए थे। वहीं दूसरी ओर वर्मा जी के द्वारा रचित पंचेड़ा गीत, इसके अलावा प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल सवरकर के द्वारा रचित कविताओं के माध्यम से इस आंदोलन को जनता में और ज्यादा अलग जगा रहे थे, गांव गांव में जाकर के इस किसान आंदोलन के बारे में। वर्मा जी के द्वारा रचित पंचेड़ा गीत, ठीक है, पंचेड़ा गीत को ध्यान में रखना। पंचेड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा रचित था। और इस गीत के जो सार थे वो ये थे कि ब्रिटिश सरकार और रियासती सरकार है उनके विरुद्ध में था और किसानों के समर्थक में था। और ज़्यादा आम लोग हैं उन्हें जोड़ने के लिए ये, और उनके मन में देशभक्ति की, जन सेवा की भावना जागृत करने के लिए इस गीत की रचना की गई थी। पंचेड़ा गीत गाया जाने लगा। दूसरी तरफ प्रज्ञाचक्षु भंवरलाल सवरकर अपनी कविताओं से गांव गांव में अलग जगा रहे थे। उनकी कविता के कुछ बोल है, मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकार करे, यानी कि मेवाड़ के महाराणा आप मानो और मेवाड़ की जो प्रजा है वो आपसे पुकार कर रही है। उनके जो आपके ठिकाने के जागीरदारों के द्वारा उनका जो शोषण किया जा रहा है उसे समाप्त करो, उनकी ओर ध्यान करो। इसी पर क्या हुआ कि अप्रैल 1919 में न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि हाँ, वाकई में ही किसानों का शोषण हो रहा है, उन पर विभिन्न प्रकार के लाग बाग लगाए जा रहे हैं ठिकाने के जागीरदारों से। इस आयोग ने ठिकाने को गिरफ्तार किसानों को रिहा करने एवं विभिन्न लगान दरों को कम करने की सिफारिश की, परंतु इस पर कोई भी ज्यादा निर्णय नहीं रहा। बिंदुलाल भट्टाचार्य जो अप्रैल 1919 में, इस सन को भी याद में रखना, अप्रैल 1919 बिंदुलाल भट्टाचार्य। यह प्रश्न में इस प्रकार पूछा जा सकता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया से। दूसरा, कब गठित किया गया था? अप्रैल 1919 में। परंतु इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, किसानों का शोषण उसी प्रकार बना हुआ था। अगले पॉइंट में देखते हैं कि पथिक जी गांधी जी से मिलने के लिए बंबई गए और इस किसान आंदोलन की स्थिति के बारे में भी गांधी जी को अवगत करवाया था। इस पर गांधी जी ने क्या किया, अपने एक सचिव महादेव देसाई को भी भेजा था कि क्या वाकई में ही जो पथिक जी कह रहे हैं उसी प्रकार किसानों का शोषण हो रहा है। तब महादेव जी ने ये रिपोर्ट जैसे ही गांधी जी को सौंपी तो उन्होंने कहा कि अगर किसानों का अत्याचार इसी प्रकार रहता है और नहीं रुकता है तो हम बिजोलिया में आकर के सत्याग्रह करेंगे।
ठीक है, ये गांधी जी के विचार थे इस बिजोलिया किसान आंदोलन से। और इस प्रकार गांधी जी की जो भी अप्रत्यक्ष रूप से इस किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। ठीक है, गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को पथिक जी के साथ बिजोलिया भेजा था ताकि वो वहां के किसानों की जो वास्तविक स्थिति है उनके पर विचार कर सके। गांधी जी ने पथिक जी को वचन भी दिया था कि यदि मेवाड़ सरकार बिजोलिया किसानों के साथ हो रहे उनके साथ न्याय नहीं करेगी तो वह स्वयं बिजोलिया आकर के सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। और इसके संबंध में गांधी जी ने एक आशय पत्र भी महाराणा फतेह सिंह को भेजा था, परंतु उसमें भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, लेकिन वो कम समय के लिए ही हुआ था और वापस किसानों की स्थिति वैसे की वैसी रह गई थी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी समय पथिक जी के संपादकत्व में वर्धा से राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला गया था। ये पत्र राजस्थान की जो वास्तविक स्थिति थी ब्रिटिश सरकार की, राजस्थान के आम जनता पर, इसके अलावा शासकों की, उस समय जो रियासत के शासकों थे उनके द्वारा आम जनता पर, किसानों पर जो विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे, उनकी वास्तविक स्थिति से राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को अवगत कराने के लिए इन पत्रों का प्रकाशन किया गया था। वर्धा से राजस्थान केसरी का, अब ध्यान में रखना, वर्धा से राजस्थान केसरी का संपादक तो कौन था? विजय सिंह पथिक। और इनका प्रकाशन कहाँ हुआ से? वर्धा से हुआ था। और इसके सह संपादक रामनारायण चौधरी थे। इसके जो सह संपादक थे वो कौन थे? रामनारायण चौधरी। इसके अलावा ईश्वरदान जी आसिया भी इसमें शामिल थे। और व्यवस्थापक के रूप में हरिभाऊ किंकर और आर्थिक जो जिम्मेदारी थी वो सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा निभाई गई थी। ठीक है, जमनालाल बजाज जिन्होंने वर्धा से प्रकाशित राजस्थान केसरी नामक पत्र को आर्थिक सहायता दी थी। और इसके सह संपादक थे रामनारायण चौधरी और ईश्वरदान। और अगर संयुक्त रूप से पूछा जाए तो ये जो वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक सदस्य भी थे, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर, जमनालाल बजाज। ठीक है, इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करने के बाद में वहां से एक पत्र राजस्थान केसरी का भी प्रकाशन किया था। ठीक है, और यही राजस्थान केसरी को पुनर्गठित करके वापिस अजमेर से इनका प्रकाशन किया गया था, जिसका नाम था नवीन राजस्थान। ठीक है, पहले राजस्थान केसरी, फिर नवीन राजस्थान। और नवीन राजस्थान के लिए एक शब्द और भी उपयोग में लिया जाता है, तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। पथिक जी के प्रयासों से ही वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, जिसके सदस्य विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, इसके अलावा हरिभाई किंकर भी थे और सेठ जमनालाल बजाज भी इसके सदस्य थे। पथिक जी ने वर्धा से जो प्रकाशन किया था राजस्थान केसरी का, वो अजमेर से नवीन राजस्थान नाम से एक नया पत्र भी प्रकाशित कर दिया था, उसी को बदला हुआ रूप है। ठीक है, प्रारंभ में पथिक जी वर्धा से और वर्धा से कहाँ आए थे? अजमेर। और अजमेर से नवीन राजस्थान नामक एक नया पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इसके अलावा पथिक जी ने क्या किया? अर्जुन लाल सेठी से भी बिजोलिया किसान आंदोलन में जुड़ने के लिए आग्रह भी किया था। और बिजोलिया आंदोलन में अर्जुन लाल सेठी भी पहुंचे थे और वहां की जनता ने उन्हें बहुत अच्छी प्रकार से उनका स्वागत भी किया था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। राजस्थान सेवा संघ के रामनारायण चौधरी, मणिक्यलाल वर्मा एवं किसान पंचायतों और ठिकानों के मध्य एक समझौता हुआ था। यह समझौता हुआ था 11 फरवरी 1922 को, जिसमें किसानों के 35 प्रकार के जो लाभ थे वो बंद कर दिए थे। यानी कि राजस्थान सेवा संघ एक तरफ, दूसरी तरफ ठिकाने के जागीरदार, इनके बीच में 11 फरवरी 1922 को एक समझौता हुआ था, जिसके तहत जो 84 प्रकार के कर थे उनमें से 35 प्रकार के लाभ कर समाप्त कर दिए थे, बंद कर दिए थे। जिससे क्या हुआ कि ये किसान आंदोलन है धीरे धीरे समाप्त होने लगा था, कमजोर पड़ने लगा था। ठीक है, आगे यह वापिस अपने पुनः रूप में आता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। और इससे पहले बिंदुलाल भट्टाचार्य थे जो अप्रैल 1919 में आए थे। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से।
यहीं पर क्या हुआ कि जनवरी 1927 में मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच जो बिजोलिया आए थे और किसानों और ठिकानों के मध्य समझौता भी करवाया था। 1900 से 22 वाला जो समझौता था वो कम समय के लिए ही सुचारू रूप से चला था। उसके बाद में ठिकाने ने वापस उसी प्रकार किसानों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया था। अब क्या है कि 1927 से क्या हुआ, किसान आंदोलन धीरे धीरे अपने पराभव यानी कि समापन की ओर चलने लगा था। ठीक है, परंतु जनवरी में ट्रेंच आया था और उसके बाद में मार्च में 1927 को वर्मा जी को जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, मणिकेलाल वर्मा को जेल में बंद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, जब वर्मा जी जेल में थे तो वहाँ बिजोलिया की जो आम जनता थी उन्होंने साधु सीताराम दास, फतेहचरण, इनके कहने पर क्या किया कि हम अपनी जमीनों से इस्तीफा दे देंगे। परंतु विजय सिंह पथिक ने ऐसा करने से उन्हें रोका था, क्योंकि विजय सिंह पथिक को डर था कि अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो सस्ती दरों में कोई पड़ोस के जो गांव हैं उनके किसान उन जमीनों को खरीद लेंगे। परंतु जो वहाँ के किसान थे, वो उपरमाल पंचायत बोर्ड के जो किसान थे वो डटे रह गए अपने वादे पे और उन्होंने ऐसा किया और जिसका डर था वही हुआ। और जैसे किसानों ने इस्तीफे दिया तो दूसरे गांव के किसानों को ला करके उनके नीलाम में कर दिया गया था। इसी बात से नाराज होकर के विजय सिंह पथिक स्वयं को इस आंदोलन से पृथक कर लेते हैं और वर्मा जी और पथिक जी के बीच में संबंध भी बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान सेवा संघ के रामनारायण चौधरी थे, वो भी स्वयं को इस आंदोलन से पृथक कर लेते हैं और ये आंदोलन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और राजस्थान सेवा संघ है वो भी टूट जाता है। इसी कारण इसके जो तीसरा चरण है उसे पराभव का काल कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है कि इसके बाद में पथिक जी ने आंदोलन से दूर हो गए और इसका नेतृत्व वर्मा जी के हाथों में आ गया था। वर्मा जी के साथ जमनालाल बजाज भी था जिन्होंने आर्थिक सहायता की थी। इसके अलावा हरिभाऊ उपाध्याय भी थे और रामनारायण चौधरी थे, वो आंदोलन से पृथक हो गए थे। वर्मा जी के साथ में कौन थे? जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। इन्होंने इस आंदोलन की बागडोर को संभाले रखा था। अब 4 अप्रैल 1931 के दिन की बात आती है। आखा तीज का समय था, अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ला तृतीया के। इस दिन हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में क्या हुआ, किसानों ने सत्याग्रह किया और अपनी जमीन पर हल चलाया और अपनी जमीन पर हल चलाकर ये ऐलान भी कर दिया था कि हमारी उपज सिर्फ हमारी रहेगी, हमें किसी भी प्रकार का लाभ कर ठिकाने को नहीं देंगे। ठीक है, 4 अप्रैल 1931 की बात है ये। इस किसान आंदोलन में रमा देवी भी थे। इनको भी महत्वपूर्ण करते हुए ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार महिलाओं की भूमिका भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा दुर्गा प्रसाद चौधरी, लादूराम जोशी, इसमें लाईराम हो गया, लादूराम कर लेना, लादूराम जोशी तथा अचलेश्वर प्रसाद भी थे। उन्हें राज्य ने मेवाड़ में प्रवेश पर भी रोक लगा दी थी। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस किसान आंदोलन को महत्व दिया था, इसमें अपनी भूमिका रखी थी। परंतु मेवाड़ राज्य ने रमा देवी, दुर्गा प्रसाद, लादूराम जी जोशी, अचलेश्वर प्रसाद को मेवाड़ राज्य में प्रवेश पर ही निषेध लगा दिया था। अब आप इसमें ये एक ही बात ध्यान में रखना कि ये व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, क्योंकि व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा सकता है और कई बार प्रश्न आए हुए भी है, आप एक बार अवश्य देखना। इसके बाद में हरिभाऊ उपाध्याय की प्रार्थना पर अखिल भारतीय जो देशी राज्य लोक परिषद है 1927 में ही गठित हुई, उसने ही यह मसला अपने हाथों में ले लिया और वो भी इस आंदोलन से जुड़ गई और इस समय आंदोलन था वो थोड़ा सा और सख्त हो गया और मजबूत हो गया था। ठीक है, गांधी जी के कहने पर मालवीय जी यानी कि मदन मोहन मालवीय जी मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद से के संबंध में पत्र भी लिखते हैं कि वे बिजोलिया के जो किसानों पर आप अत्याचार कर रहे हैं ठिकाने के जागीरदारों के द्वारा, उन पर आप ध्यान देवें और किसानों को इन अत्याचारों से बचाएं, क्योंकि किसान ही इस देश के वास्तविक निर्माता है, उनका शोषण किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। इस पर सुखदेव प्रसाद ने कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। वहीं दूसरी तरफ है, जब वर्मा जी जेल से रिहा हुए तो उन्होंने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद से बातचीत करने के लिए वो मेवाड़ गए थे, परंतु
वो तो बातचीत करने के लिए गए थे, परंतु वर्मा जी को वहां पर उन्होंने गिरफ्तार करके कुंभलगढ़ के दुर्ग में नजरबंद कर दिया था। यानी कि सभी के सामने नहीं, मतलब गोपनीय रूप से उन्हें नजरबंद कर दिया था कुंभलगढ़ के किले में। यह भी एक बार प्रश्न पूछा गया कि वर्मा जी को कौन से किले में नजरबंद किया गया था बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। तो याद रखना, कुंभलगढ़ के किले में नजरबंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि 1941 में मेवाड़ में दीवान टी विजय राघवाचार्य ने, जो मेवाड़ के दीवान थे, उन्होंने अपने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा था और किसानों और ठिकानों के मध्य समझौता हुआ था। और यह समझौता वास्तविक रूप में हुआ था और इसमें हर प्रकार के पत्राचार हुए थे और जिसमें किसानों के हित की ही बात की गई थी। और इसी तरह ये 1941 में बिजोलिया का किसान आंदोलन समाप्त हुआ था और ये आंदोलन वर्मा जी की अपनी प्रथम बड़ी सफलता थी। वर्मा जी वो थे जो राजकीय पद पर थे, पथिक जी से प्रभावित हुए और राजकीय सेवा को त्याग दी। ठीक है, और उसके बाद में इस किसान आंदोलन से जुड़े थे और अंततः इस किसान आंदोलन से जुड़े रहे और पथिक जी के अलग होने पर भी वो इस आंदोलन से लगातार जुड़े रहे और विभिन्न प्रकार की यातनाओं को सहने के बाद भी इस किसान आंदोलन में को सफलता की ओर लेकर गए थे। और 1941 में ये किसान आंदोलन समाप्त हुआ था और किसानों की हर स्थिति में क्या हुई थी, विजय हुई थी। ठीक है, ये जो राजस्थान का किसान आंदोलन है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था क्योंकि इसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार हो गया था और इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले अगर पूछा जाता है तो विजय सिंह पथिक का नाम आता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जल्दी जल्दी। बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है, बिजोलिया भीलवाड़ा में मेवाड़ का यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है, इस आंदोलन को 3 भागों में पढ़ेंगे। 1894 में यहाँ के जो ठिकानेदार थे गोविंददास की मृत्यु होती है, उसके बाद में कृष्ण सिंह बनते हैं और कृष्ण सिंह ने लगभग 84 प्रकार के लाग बाग लगा दिए थे जिससे किसानों ने इनका विरोध किया था। और कृष्ण सिंह ने 1903 में एक चौरी कर भी लगा दिया था जिससे किसान और ज़्यादा आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने जमीन को प्रति छोड़ दी और किसान ठिकाने को किसी भी प्रकार के लाग ब्याज दर देने से इनकार कर दिया स्पष्ट रूप से। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु होती है, उसके बाद में पृथ्वी सिंह शासक बनता है, उस ठिकाने का जागीरदार बनता है। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर जो सिर्फ ठिकाने के जो जागीरदार है वो देते थे, परंतु उन्होंने जनता पर थोप दी। तो इसके लिए क्या किया जनता ने 1913 में साधु सीताराम दास, फतेह चरण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जमीन को प्रति छोड़ा और आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, ये प्रथम चरण था। इसके बाद में साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं। 1916 में विद्या प्रचारणी सभा का गठन करते हैं ताकि किसानों को हम संगठित रूप दे सकें। उसके बाद में 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड का गठन होता है हरियाली अमावस्या के दिन और इसका जो सरपंच अध्यक्ष है सरपंच वो मन्ना पटेल को बनाया जाता है और यहीं से ये जो किसान आंदोलन था एक क्रांति के रूप में प्रारंभ होता है। ठीक है, उसके बाद में लगातार आंदोलन करते रहते। अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन होता है और वो किसानों की वास्तविक स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं और ये बताते हैं कि ठिकानों के द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है परंतु उस पर भी ज़्यादा कोई अमल नहीं होता है। इसके बाद में फरवरी 1922 में राजस्थान सेवा संघ जिनकी स्थापना 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ किंकर, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय इन सभी ने मिलकर की थी, उसके और ठिकाने के बीच में एक समझौता होता है फरवरी 1922 में, परंतु वो भी समझौता ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। उसके बाद में 1927 में ट्रेंच आयोग है जो भूमि बंदोबस्त का अधिकारी था बिजोलिया ठिकाने का, वो आते हैं और वो भी समझौता करवाते हैं परंतु वो भी ज़्यादा सफल नहीं रहता है। और 1927 में वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दूसरी तरफ विजय सिंह पथिक स्वयं को इस आंदोलन से पृथक कर लेते हैं। इसके अलावा रामनारायण चौधरी भी स्वयं को इस आंदोलन से पृथक कर लेते हैं। इसके बाद में राजस्थान सेवा संघ के
का भी विखंडन हो जाता है, तो जिसके कारण यह आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। परंतु जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय और वर्मा जी लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए थे और हरिभाऊ उपाध्याय के कहने पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद इस आंदोलन में अपना भाग लेती है और ये आंदोलन पुनः उग्र रूप में आता है। इसके बाद में गांधी जी भी अपने विश्वस्त आदमी को वहां पर भेजते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है उसका पता करो, ठीक है। और अंत में मदन मोहन मालवीय भी इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। इसके अलावा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी महाराणा फतेह सिंह को अपना पत्र लिखते हैं और महात्मा गांधी जी अपने सचिव महादेव देसाई को भी यहाँ की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए उन्हें भेजते हैं, ठीक है। और अंतत में टी विजय राघवाचार्य जो दीवान थे मेवाड़ के, वो अपने राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को भेजते हैं और किसानों और ठिकानों के बीच में समझौता होता है और उसी के साथ 1941 में इस आंदोलन का समापन भी हो जाता है। और ये वर्मा जी का आंदोलन था और ये उनकी सबसे बड़ी प्रथम सफलता भी मानी जाती है इतिहास में, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की क्लास और आज की क्लास में हमने बिजोलिया ठिकाने से जितने भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उन पर हमने बड़े ही विस्तार रूप से चर्चा की थी। आप देख लेना, जो पीछे एग्जाम हुए हैं उनमें एक भी प्रश्न इन पॉइंटों से बाहर नहीं गया। और एक बात यह भी है कि ये पॉइंट है ये सिर्फ और किताबों कक्षा 6 से 12 और हिंदी ग्रंथ अकादमी से बने हुए नोट्स हैं और किसी भी गाइड का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो गाइडें हैं उन पर ध्यान रखें। वहाँ पर आपको मैटर बहुत कम मिलेगा परंतु परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान में रखना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप सभी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार आप हमसे जुड़े रहें। हम इसी प्रकार की राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्लासें हैं वो आपको अध्ययन करवाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।